आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग जूलॉजी का क्लास कर रहे थे एंड उसमें हमने काफ़ी क्लासेस कर ली थी, जिसमें से कुछ टॉपिक्स थे जो बचे हुए थे, जैसे कि एम्फियोक्सस, हर्डिमीनिया, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो करने बाकी हैं एंड आपके सिलेबस में है एंड आपके एग्ज़ाम पेपर में ये बहुत ज़्यादा वीवीआई टॉपिक्स भी है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एंड एम्फियोक्सिस के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में। तो मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा बिना देखे, बताओ ये जो एम्फियोक्सिस है जिसको हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, ये कौन से ग्रुप में आता है एंड ये कौन से फाइलम में आता है, ठीक है, कौन से सब फाइलम में आता है। फाइलम तो कोर्डेटा हम पढ़ ही रहे हम लोग, आपको बताना है ब्रैंकियोस्टोमा कौन से सब फाइलम में आता है, क्योंकि पिछली वीडियो में पढ़ाया था। याद करो, जब हम जो फाइलम कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो एक तरफ प्रोटोकॉर्डेट्स एंड दूसरी तरफ कॉर्डेट्स, ठीक है, यानी वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स के फर्दर मैंने दो डिवीज़न किए थे, सिफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। तो वो जब आप वो वाला डिवीज़न देखोगे क्लासिफिकेशन तो आपको याद आएगा। थोड़ा सा याद करो, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर एम्फियोक्सिस जो है वो सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल था, तो ये सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट में आएगा, ठीक है। चूँकि देखो कॉर्डेट का छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कॉर्डेट था आपका, कॉर्डेट हम लोग को पढ़ना है सेकेंड ईयर में, ठीक है। कॉर्डेट को डिवीज़न किया गया था दो पार्ट में, एक क्रेनियाटा, दो ग्रुप में इसको रखा गया, एक क्रेनियाटा क्रेनियाटा। एक क्रेनियाटा वैसे एनिमल जिनमें क्रेनियम जो हेड जो आपका ब्रेन ढका हुआ होता है वो क्रेनियम से ढका हुआ होता है, तो वैसे एनिमल एक क्रेनियाटा में होंगे जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होगा। क्रेनियम में वैसे एनिमल जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होगा। तो फर्दर फिर एक क्रेनियाटा को हमने डिवाइड किया था सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स में आपको हर्डिमानिया के बारे में पढ़ना है, सिफेलोकॉर्डेट्स के बारे में आपको एम्फियोक्सिस के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो हर्डिमानिया हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन सिफेलोकॉर्डेट का जो एम्फियोक्सिस है आज पढ़ेंगे। फिर इसे कॉर्डेट्स में आपको पढ़ना है वर्टिब्रेट्स के बारे में। अब वर्टिब्रेट्स को फर्दर दो डिवाइड किया गया था, याद करो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो वर्टिब्रेटा ये हो गया, ओके। तो इस तरीके से, तो चलिए ये ओवरव्यू था। एक क्रेनियाटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ जितने भी कॉर्डेट्स हैं जो सबसे पहले आए होंगे, तो ये एक तरीके का एम्फियोक्सिस जो है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है, ठीक है। एम्फियोक्सिस जो है क्या है, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है, मतलब ये जितने भी आज के टाइम पे डेवलप कॉर्डेट्स हैं उनमें से सबसे पहले आने वाले कॉर्डेट्स में जो होते हैं उनको प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है सबसे सूक्ष्म, सबसे पुराना, सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले एम्फियोक्सिस का क्लास, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो जनरल ओवरव्यू था, पिछला वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा आज, ठीक है। खास करके सिफेलोकॉर्डेट वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिफेलोकॉर्डेट का ही पार्ट है। देखो क्लासिफिकेशन समझते हैं, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट, ग्रुप एक्रेनिया, इनमें मतलब क्रेनियम एब्सेंट होगा। एंड क्लास कौन सा, तो लिप्टोकार्डी, ठीक है। फैमिली ब्रैंकियोस्टोमाडी एंड जीनस एम्फियोक्सिस, ये इनका क्लासिफिकेशन है। अब एम्फियोक्सिस के दो तीन नाम हैं। एम्फियोक्सिस को ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, लैंसलेट भी कहते हैं। तो लैंसलेट भी कहते हैं इसको, ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। तीनों नाम याद रखना, ठीक है। एग्ज़ाम में किसी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो तीनों नाम याद रखना। अब इसके कुछ अपने हिस्ट्री हैं, ठीक है। एम्फियोक्सिस को सबसे पहली बार इनके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, उनका नाम था पालस, ठीक है। इन्होंने 1778 में बताया था कि ये मोलस्क है। मोलस्क हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना, मोलस्क का, उसके बारे में ये इन्होंने पालस जो थे इन्होंने बताया था 1778 में कि ये मोलस्क है। उसके बाद एक इटालियन साइंटिस्ट आते हैं
ठीक है, पालस जो थे जर्मन थे। उसके बाद एक इटालियन साइंटिस्ट जो आते हैं वो 1834 में बोलते हैं, इसके बारे में ही फर्दर और बताते हैं। फिर उसके बाद एक ये आते हैं, ये भी बताते हैं, ठीक है। लास्ट में ये जो है ना येरल, ये बताते हैं एम्फियोक्सस के बारे में कि ये एम्फियोक्सस है, एंड ये जो है ब्रैंकियोस्टोमा बताते हैं, ठीक है। तो इतना आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस ऐसा ही याद रखो फॉर जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज। अब देखो ये एम्फियोक्सस जो बर्ड है ना, आपने बहुत सुना होगा, एम्फीबियन सुना होगा। अभी ये एम्फियोक्सस क्या है, तो ये इस वर्ड को स्प्लिट करो, मीनिंग समझ में आता है। एम्फी मतलब क्या होता है, दो होता है कि नहीं, दो होता है। एंड ऑक्सस मतलब होता है, ऑक्सस मतलब होता है नोकीलेदार, एकदम शार्प होता है, ठीक है। तो ये हुआ एम्फियोक्सस। तो जब भी इस तरीके के देखो एम्फियोक्सस के तुम डायग्राम को देखोगे तो तुम पाओगे ये दोनों साइड से, इधर से भी, पीछे वाले पोस्टीरियर रीजन से भी, एंड आगे वाले एंटीरियर रीजन, दोनों साइड से क्या ये है, शार्प लाइक एकदम भाला की तरह ऐसा नुकीलेदार है, ठीक है। इसके पिक्चर को देखना चाहोगे तो चलो दिखाते हैं, पिक्चर को देखना, दोनों साइड से, एम्फी मतलब दोनों साइड, ठीक है। इसका पिक्चर देखो, ये रहा, ये है इसका पिक्चर, देखो ये इसका इधर साइड से भी ऐसे है, शार्प है एकदम, एंड इसका नीचे वाला रीजन भी देखना एकदम शार्प रहेगा, है ना। तो ये इसको बोलते हैं एम्फियोक्सस, ठीक है। और हाँ, ये जो हमारा मेरा नोट्स है, ये टोटली शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, पैराग्राफ के फॉर्म में मैंने इस नोट्स को नहीं कम बनाया है, ठीक है। जैसे नहीं होता है, लिखते हैं स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो पैराग्राफ वाइज सर लिखवाते हैं, वैसा मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना भी होता था और इसको रिवीजन करना होता था कम समय में, इसीलिए शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है। मेन जो कीवर्ड्स होते हैं उसको बस मैंने लिखा है। बाकी अगर आप कीवर्ड्स को याद कर लेते हैं, डायग्राम को अच्छे से एनालिसिस करके याद कर लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम में खुद के लैंग्वेज में उस कीवर्ड के माध्यम से पैराग्राफ कर के आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा टोटली शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ अभी, ये तो शॉर्ट नोट्स है, इसीलिए पैराग्राफ जैसा चीज़ आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देखो ना, मैं दिखाता हूँ, अभी ऐसे मैंने नोट्स बनाया है, ये नोट्स, ये इसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं चाहूँ तो एक पेज में भी लिख सकता था, लेकिन इसी चीज़ को मैंने बस इतने में ख़त्म कर दिया है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं हम लोग, ठीक है। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो देखो ये सिफेलोकोडेड टाइप ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, सिफेलोकोडेड टाइप ऑफ एनिमल्स है। तो ये मोस्टली मैरीन ही होते हैं और बहुत छोटे छोटे जानवर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे जानवर्स होते हैं। तो देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स किस तरीके के एनिमल्स ये होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्लू प्रिंट ऑफ द फाइलम कोडाटा बिकॉज दे शो सिंपल प्रिमिटिव कोडेड कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब, ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है, ये जो हमारा एम्फियोक्सस है ना, जिसको ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हो, लैंसलेट्स भी कहते हो, इसको ब्लूप्रिंट माना जाता है हमारे कोडेट का, ब्लूप्रिंट माना जाता है हमारे कोडेट का, ठीक है। ब्लूप्रिंट मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, ब्लूप्रिंट मतलब प्रिमिटिव। तो सबसे पहले इस तरीके के एनिमल्स आए हैं, एम्फियोक्सस वगैरह, तभी जा कर के फिश आया, उसके बाद हम लोग आए, ठीक है। तो ये हमारे पूर्वज हैं, एंड इसको ब्लूप्रिंट माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ द फाइलम कोडाटा। कोडाटा तो बहुत है यार, कोडाटा में बहुत ज़्यादा जानवर है, डेवलप जानवर है, ठीक है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ब्लूप्रिंट जो जिससे तैयार होता है वो है हमारा ये एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस का जब तुम वीडियो देखो, इसमें देखना इसके बॉडी में नोटोकोड, नर्व कोड वगैरह प्रेजेंट होगा। और कोडाटा का सबसे पिक्यूलियर फीचर क्या है, नर्व कोड प्रेजेंट होता है कोडाटा में। नन कार्डेटा में ऐसा नहीं था, नन कार्डेटा में नर्व कोड अब्सेंट था, ठीक है। लेकिन नन कार्डेटा में जो नोटोकोड था वो अब्सेंट था, लेकिन हम लोग कोडेटा पढ़ना है सेकंड ईयर में, जिसको वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोडेटा पढ़ रहे हैं, एंड
कोर्डेटा पढ़ रहे हैं और इसको ब्लूप्रिंट माना जाता है, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्यों माना जाता है इसको, एम्फियोक्सस को कोर्डेटा का, कुछ रीजन्स हैं, एंड दैट इज़ दे पोजेसेस 3 प्राइमरली कोर्डेटास फीचर्स करेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि एम्फियोक्सस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये जितने भी हमारे कोर्डेटा एनिमल्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो ये एक सेम फ्यूचर हो गया। सेकेंड कैरेक्टर को देखो, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, तो नर्व कोड इनके अंदर प्रेजेंट होता है एंड नर्व कोड जो है वो अदर जितने भी कोर्डेट्स हैं उनमें भी होता है, तो ये भी हो गया। फ्रिंजियल गिल स्लिट्स, ये देखो फ्रिंजियल गिल स्लिट्स एम्फियोक्सस में होता है और फ्रिंजियल गिल स्लिट्स और अदर कोर्डेट्स जो हैं उनमें भी होता है, तो कह सकते हैं एम्फियोक्सस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल अदर कोर्डेट्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा, ठीक है। अभी एम्फियोक्सस का मैंने आपको बताया था, एम्फी मतलब डबल एंड ऑक्सस मतलब साफ, दोनों तरफ से बॉडी इनकी साफ्स होती है, बोथ एंड्स ऑफ द बॉडी विच आर साफ। अब इनके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हम लोग समझते हैं। एक्चुअली में ये जो जितने भी एम्फियोक्सस टाइप ऑफ एनिमल्स हैं ये, ठीक है, ये एनिमल ये रहते कहाँ पे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते इसको फिश मान लेते हैं कि ये सर ये फिश है क्या, इस तरीके से दिखता है, कोई मछली है क्या, तो ये मछली नहीं है, भले ही ये मछली की तरह दिखता है, इसको मछली मत मान लेना, ओके। तो ये इनके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में देखते हैं, ये रहते कहाँ हैं। तो इसके हैबिट एंड हैबिटेट को समझने के लिए ये इस पिक्चर को तुम देखो, ये एम्फियोक्सस का पिक्चर है और ये इधर ब्लू कलर में क्या होता है, पानी होता है, ये पानी है, मरीन वाटर, और ये जो नीचे देख रहे हो ये रेत है, मड है, कीचड़ है, ठीक है। येलो कलर का जो इधर पूरा है ये क्या है, कीचड़ है, और ये कीचड़ में धंसा हुआ है पूरा, है कि नहीं। बस थोड़ा सा पार्ट ये पानी में निकाले हुए रहता है, बाकी पूरा बॉडी, थोड़ा सा पार्ट पानी में ये निकाले हुए रहेगा, बाकी पूरा बॉडी इसका जो है जब बरीड रहता है मड में, और देखो पूरा बॉडी ये अपना मड में घुसाए हुए है, पूरा इधर से लेके और नीचे भी, बस थोड़ा सा इधर मुंह दिखाई चल रहा है ऊपर में, समझ रहे हो। तो चलो इनके हैबिट एंड हैबिटेट को समझते हैं, बेटर तरीके से तुम समझ जाओगे। इनका हैबिट जो हैबिटेट होता है वो मैरीन सैलो वाटर्स में होता है। मैरीन वाटर तो समझते ही होंगे, खारे पानी जिसको कहते हैं, साल्ट एंड ब्रैकिश वाटर्स इज नोन एंड मैरीन वाटर कह सकते हो। तो इनका जो मोस्टली हैबिट एंड हैबिटेट्स होता है समुद्र के किनारे होता है, ठीक है। मरीन सैलो वाटर्स जिसको सॉल्ट या ब्रैकिश भी कह सकते हैं, एंड ऑन अ सैंड कोस्ट, जो तटीय रेखा तट होता है ना, जैसे कि भारत का तट है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स, है ना। तो समुद्र के किनारे वाले जो रीजन होता है जिसको तट बोलते हैं, जहाँ पे मड्स होते हैं, रेत होते हैं, गोवा वाले बीच पे जो देखे हो, बीच के किनारे वो जो होता है तट होता है ना, गाना भी है गोवा वाले बीच पे, तो उस रीजन को बोलते हैं भाई, ठीक है। मोस्टली दे आर फाउंड इन सैंड कोस्ट एंड हैव अ डबल मोड ऑफ लाइफ। इनके डबल मोड ऑफ लाइफ होते हैं, सैंड कोस्ट में भी ये मिलेंगे एंड ये पानी में भी रह सकते हैं। तो इनका जो लाइफ होता है ये डबल मोड का होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो एम्फीबियंस क्या था, वो पानी में भी रहते थे, ज़मीन पे भी रहते थे, तो उनका भी डबल मोड ऑफ लाइफ था। इनका भी सेम है, बस ये जो हैं ज़मीन पे नहीं रहते हैं, ज़मीन नॉर्मल जो लैंड होता है उस पे नहीं रहते, ये सैंडी कोस्ट पे रहते हैं, ठीक है। एंड वाटर में तो रहते ही हैं, तो याद रहेगा। जैसा कि मैंने बोला ये ज़्यादातर इनका जो बॉडी होता है मड में इनका वरीड होता है, धंसा हुआ रहता है, मोस्टली वरीड इन द सैंड जो रेत होता है कोस्ट के किनारे, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे कि चाइना को देख लो, मान लीजिए ये चाइना है, ये चाइना कंट्री है, ओके, और चाइना इधर ओशियंस है चाइना के। अब ये जो चाइना के ओशियंस है, चाइना के ये लैंड है, ठीक है, लैंड वाला बाउंड्री है इतना। अब इसके जो बगल वाले एरियाज़ हैं ये सभी कोस्ट कहलाते हैं, जब लैंड
लैंड के जो बगल वाला एरियाज होता है वो कोस्ट कहलाते हैं, और वहाँ पे ये लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एम्फियोक्सस आर फाउंड इन जापान कोस्ट एंड चाइना कोस्ट। ठीक है, ज़्यादातर। और वहाँ पे इसको जानते हो कैसे यूज़ किया जाता है? खाने के तौर पे। चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ कुछ भी खा जाते हैं, एम्फियोक्सस को भी इनको बहुत चाव से खाते हैं बना बना के। ठीक है, चाइनीज़ क्या नहीं खाता है यार, वो लोग सब कुछ खा जाता है, इसीलिए तो कोरोना वायरस वगैरह फैलाता है। ये एम्फियोक्सस को भी चाइनीज़ खा लेते हैं, और चाइनीज़ जापानीज़ वाले जो कोस्ट रीजन है, कोस्ट वाले रीजन्स, वहाँ पे ये डोमिनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे डोमिनेंट पाए जाते हैं? चाइनीज़ कोस्ट एंड जापानीज़ कोस्ट। चाइना जापान जस्ट बगल में ही है दोनों। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला बात कर लिया था, मोस्टली वोरिड इन सैंड एंड अपराइट कंडीशन। अपराइट मतलब थोड़ा सा इनका जो है बॉडी स्ट्रक्चर ऊपर में अपराइट दिखते रहता है। ठीक है, उसके बाद और ऐसे ही ये स्विम करते हैं। स्विम करने का भी जो तरीका है ना, थोड़ा सा बॉडी निकाल लेंगे, बाकी पूरा बॉडी पानी के अंदर, थोड़ा सा बॉडी निकाल लेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। कैसे तुम देखे होगे शार्क वगैरह को करते, शार्क वगैरह जो होता है, व्हेल वगैरह, उसका थोड़ा सा चीज़ ऐसे दिखते रहता है और वो आगे पानी में बढ़ते रहता है। सेम सिमिलरली वैसा इसका भी है। ठीक है, अपराइट कंडीशन में ये स्विम करता है, कम्स आउट एंड स्विम। अब इसका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, चाइना वाले रीजन में, चाइना का जो कोस्ट रीजन है एंड चाइना का कोस्टली रीजन, एंड साथ ही साथ जापान का कोस्ट वाला रीजन, वहाँ पे ये डोमिनेंट पाए जाते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ये पाए जाते हैं। इंडिया में भी ये पाया जाता है, क्योंकि इंडिया के इधर अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल, और जो तटीय रेखा है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, गोवा, महाराष्ट्र, ये सभी चीज़ें जो समुद्र के किनारे वाले हैं उसको बोलते हैं कोस्ट वाले प्लेन्स। ठीक है, तो इंडिया में भी पाया जाता है, ऐसा है। देखो इंडिया में कौन वाला पाया जाता है? ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम, ये इंडिया में पाया जाता है। ये जो एम्फियोक्सस है, ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम, अब देखो ना, इंडिकम नाम से लग रहा है इंडिकम इंडिया वाला है, तो ये इंडिया में पाया जाता है। और भी है ब्रैंकियोस्टोमा पेलेगिकम एंड ब्रैंकियोस्टोमा सेरिबेशियम, ये सभी इंडिया में पाए जाते हैं, इंडियन स्पेसीज़ हैं। और ये अबाउट 9 स्पेसीज़ इज़ ऑलमोस्ट कॉस्मोपोलिटियन। इनके जितने भी स्पेसीज़ हैं उनमें से 9 स्पेसीज़ जो होते हैं कॉस्मोपोलिटियंस होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर वेयर फाउंड। ठीक है, एंड इट इज़ मोर कॉमन इन वार्मर सी, जो जहाँ पे वार्मर सी कहने का मतलब जहाँ पे सीज होता है रिलेटिवली अदर के कंपैरिजन में वार्मर होता है, गर्म होता है, वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन सी देखा होगा, भूमध्य सागर जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाएंगे। एबंडेंट इन, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में चाइना वाले रीजन, जापान वाले रीजन में पाए जाते हैं, और वहाँ पे ये इसको फूड की तरह यूज़ किया जाता है। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड अबाउट इट। ठीक है, चाइना के कोस्ट वाले रीजन में एंड जापान के कोस्ट वाले रीजन में ये पाया जाता है। अगेन देखो ये जो है ना, मैंने शॉर्ट नोट्स लिखा है, अब इसको तुम अपने भाषा में, लैंग्वेज में अच्छे से 2-4 लाइन में लिख लेना इसको, कि दे आर फाउंड इन वेयर, दे आर अबंडेंट नियर द coast of the China and they are also abundant near the coast of the Japan and Chinese and Japanese जो हैं इसको फूड की तरह यूज़ करते हैं। ये वाला लाइन लिख लेना, 2-3 लाइन में लिखा जाएगा ये वाला लाइन। ठीक है, अब देखो ब्रैंकियोस्टोमाटा जो है, इंडियन स्पेसीज के बारे में लिख देना कौन कौन है। ये तीनों मैंने देखो ब्रैंकियोस्टोमाटा ये नीचे नहीं लिखा है, लिख लेना ब्रैंकियोस्टोमाटा। ठीक है, मतलब ये है, तीनों अलग अलग है, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये हुआ।
अब इनके पिक्चर को थोड़ा सा स्टडी करते हैं बस। उसके बाद पिक्चर को देखो, जब भी तुम जूलॉजी पढ़ रहे हो तो पिक्चर को स्टडी कर लेते हो ना, तुम्हारा 80% जो काम है इजी हो जाता है। 80% तुमको समझ में आ जाता है कंसेप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रीजन इनके बॉडी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्टीरियर जो एनस वाला पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, एंड एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर का तो डिफरेंस पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा। एंटीरियर मतलब जो मुंह वाला रीजन होता है, माउथ वाला रीजन या आगे वाला जो रीजन होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं। तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट बोलेंगे, एंटीरियर रीजन। अब एंटीरियर रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एग्ज़ाम में अगर डायग्राम बनाना होगा तो ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो ये एंटीरियर रीजन है। एंटीरियर रीजन में देखो इस तरीके से स्टार्ट होगा पिक्चर, एंड ये कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे रॉड लाइक टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये इसका माउथ है, माउथ जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये इनका माउथ है। उसके बाद माउथ के बाद ऐसे देख रहे हो ये वाले जितने भी स्ट्रक्चर बने गए हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रिंजियल गिल स्लिट्स। फ्रिंजियल गिल, यहाँ पर जी एड वाले होगा, गलत है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सुधार लेना, ठीक है। जी एड वाले होगा, गिल स्लिट्स, ठीक है। फ्रिंजियल गिल स्लिट्स ये हैं, ठीक है। उसके बाद इनके नोटोकॉर्ड ये वाला है, और नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर, नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। फिर ये इसका इंटेस्टाइन है जहाँ पे इसका खाना वाना खाता है, जो पचता है, ठीक है। इनके अंदर एक एटियो पोर प्रेजेंट होता है, एक ओपनिंग होती है छोटी सी, ठीक है। तो ये एटिरो पोर इनके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इनका नोटोकॉर्ड के ऊपर नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। चूँकि इस पिक्चर में नर्व कोड नहीं दिया गया, लेकिन नर्व कोड आप लोग लिख लेना, एकदम नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर बनाना नर्व कोड को, जस्ट बगल में। उसके बाद सेगमेंटल मसल्स हैं ये सभी, जो इस तरीके का मसल्स आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, सेगमेंट्स हैं, और सेगमेंटल मसल्स इसको कह सकते हैं, बटा हुआ है सेगमेंट में। तो सेगमेंटल मसल्स हैं, ये एनस है, और ये लास्ट वाला जो बच जाता है उसको टेल बोलते हैं, और ये जो हमारा पूरा रीजन है ये पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है। अब डोर्सल वेंट्रल रीजन समझते हो, डोर्सल मतलब ऊपर वाला रीजन, एंड वेंट्रल मतलब नीचे वाला रीजन। तो ये इसका डोर्सल वाला रीजन है और ये इसका वेंट्रल वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डोर्सल नर्व कोड यहाँ पर दिया गया भाई, सॉरी पिक्चर को उल्टा मैंने समझ लिया है। डोर्सल वाला रीजन जो है ना उल्टा है। इस पिक्चर को एक्चुअली में ये सीधा बनाया है। सीधा क्यों बनाया गया है, क्योंकि मैंने शो करना था, ये वाला मैंने शो करना था कि ये पानी में थोड़ा सा ये निकालने रहता है और मड में पूरा बॉडी इसका वरीड रहता है, ये इसका हैबिट एंड हैबिटेट है, ठीक है। तो ये शो करना था, इसलिए पिक्चर को सीधा बनाया। लेकिन आपको एग्ज़ाम में इसी पिक्चर को ऐसे लेटा के बनाना, ठीक है, ऐसे लेटा के बनाना। और ये ऊपर वाला पिक्चर क्या होता है, डोर्सल, नीचे वाला जो है वेंट्रल, ठीक है। तो ये पिक्चर चूँकि सीधा है तो इसका डोर्सल वेंट्रल थोड़ा सा चेंज होगा। इधर वाला जो साइड है, ये वाला साइड डोर्सल है, ये वाला साइड वेंट्रल। अब देख लो डोर्सल साइड में कौन कौन से चीज़ें प्रेजेंट हैं एंड वेंट्रल साइड में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। माउथ, फ्रिंजियल सिल्ट कौन से साइड में है, एंड इनका जो हॉलो नर्व कोड होता है, मतलब खोखला नर्व कोड जो होता है, वो मैंने बोला था ना जस्ट नोटोकॉर्ड के ऊपर होगा। तो जस्ट नोटोकॉर्ड के ऊपर ये वाला येलो कलर का जो दिख रहा है वो नर्व कोड है। अब बोलोगे सर ये तो नीचे है, लेकिन ये नीचे है इस पिक्चर में, लेकिन अदर पिक्चर में देखोगे तो नर्व कोड जो होगा ऊपर होगा। इस पिक्चर में नीचे क्यों है, क्योंकि इस पिक्चर को मैंने सीधा बनाया है, तो ये इसमें नीचे नहीं है, जस्ट बगल में है, ठीक है। बस ख़त्म, ये पिक्चर हो गया, समझ लिए। अब चलो इसके कुछ और जनरल कैरेक्टर्स हैं उसको देख लेते हैं। इनके अंदर जो है जितने भी एम्फियोक्सस देखोगे उनमें सिलियरी फीडर पाए जाएंगे। सिलियरी फीडर मतलब क्या होता है बाबू, सिलिया की मदद से अपना जो फीडिंग मैकेनिज़्म है, खाना भोजन करने का जो मैकेनिज़्म होता है, फीडिंग मैकेनिज़्म, वो कहते हैं फीडर, ठीक है। तो ये जो है ना अपने
फीडिंग मैकेनिज्म सिलिया की मदद से पूरा करता है, कंप्लीट करता है, इसीलिए इसको सिलियरी फीडर्स भी कहा जाता है, सिलियरी फीडर। इट फीड्स ऑन, और खाते क्या है, इट फीड प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्रोटोजोआन्स हो गया, ये सभी खा करके ये रहता है। छोटे छोटे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको खा के ये अपना पेट पालता है, ठीक है। ओके, अब इनके अंदर जो सेक्सुअल डायमोफिज्म है दिखता है, जितने भी एम्फियोक्सस देखोगे उनके अंदर सेक्सुअल डायमोफिज्म दिखेगा, मतलब मेल अलग होगी फीमेल अलग होगी, मेल एम्फियोक्सस फीमेल एम्फियोक्सस। अब मेल फीमेल है तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये भी सवाल बनता है ना, क्योंकि मेल फीमेल के बीच में तो ये होना तय है रिप्रोडक्शन, तो कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखो, रिप्रोडक्शन की जहाँ तक बात करी जाए तो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नहीं होता है। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है, एंड चूँकि इनके अंदर गोनाड्स पाए जाएंगे, मेल में भी गोनाड्स होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन गोनाड कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि गोनाड्स में गोनाड डक्ट्स जो होते हैं वही एब्सेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन को ही ले लो, ह्यूमन मेल को, अब उनके अंदर गोनाड्स पाए जाएंगे, उनके अंदर स्पर्म पाया जाता है, तब जाके होता है। इनके अंदर गोनाड है, स्पर्म ही नहीं है, गोनाड डक्ट ही नहीं है, तो इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ये करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, जिनमें उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो भी एक्सटर्नल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब बॉडी के बाहर, और कहाँ पे बॉडी के बाहर, तो कहाँ पे इनका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है टोटली वाटर में होता है, ठीक है, टोटली वाटर्स में होता है। अब वाटर में होगा, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, फिर जाके एक बड़ा एम्फियोक्सिस बनता है, ठीक है। और एक और बता दूं, इनका जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो एम्फियोक्सिस का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेजेस पाई जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से डायरेक्ट वो ग्रोथ होते होते बड़ा बन जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट भी लिख लेना, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं इनके बॉडी पे, ठीक है। इनका हैबिट एंड हैबिटेट देख लिया, इनके कुछ छोटे मोटे फीचर्स देख लिए, जनरल कैरेक्टर्स देख लिए। अब इनके आते हैं बॉडी पे, इनकी संरचना पे, ठीक है। इसको ये जो पूरा देख रहे हैं ये सभी को अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर इनके बॉडी को तुमने अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो आप बड़े अच्छे से बताएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ना, एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर जो बाहर से दिखते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर तुम कोई मछली वगैरह को देखते हो तो भले ही उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तुमको ना दिखे, लेकिन उसके बाहर में जितने भी बॉडी शेप्स दिख रहे हैं वो एक्सटर्नल हुए कि नहीं। तो बाहर से दिखने वाले फीचर्स को एक्सटर्नल फीचर्स कहते हैं। तो एक्सटर्नली क्या क्या दिखता है और क्या क्या हम लोग को याद रखना है, तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो है, दिखने में कैसा होता है ये। जनरली जितने भी एम्फियोक्सस है, ब्रैंकियोस्टोमा या फिर लैंसलेट्स हैं, वो दिखने में कैसे रहते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट टाइप के होंगे या फिर वाइटिश टाइप के होंगे, एकदम वाइटिश। पानी का कलर देखा है, उससे थोड़ा सा वाइटिश मान के चल सकते हो, वाइटिश देखने में होगा, उजला उजला, या फिर ट्रांसलूसेंट होगा। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट कहना गलत होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट करोगे तो इधर से उधर देख सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तो गलत होगा, ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं। तो वाइटिश दिखने में ये वाइटिश होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लैंसलेट्स, ठीक है। लैंसलेट का मतलब ही होता है 2 पॉइंट एंड पे, और इनको एम्फियोक्सस क्यों कहते हैं, ये वाला तो लाइन हमने आपको शुरुआत में ही पढ़ा दिया था, पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। तो बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स लिखने जाओ ना, कुछ नहीं करना, ये वाला पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बना हुआ है, लिखना चालू करो, एग्ज़ाम कॉपी में लिखना चालू करो। अभी पहला लाइन जो मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा,
यही ना कि दिखता कैसा है, और मैंने ये बता दिया कि इसके 2 पॉइंटेड स्नॉट्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे, ईच एंड पे। तो वही वाला चीज़ है। अब उस पिक्चर को जो याद कर लेगा वो नहीं लिख लेगा, खुद से लिख लेगा, इसीलिए। ठीक है, मैंने ये तो डिस्कस कर दिया। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है। अब ये वाला देखो, सेकेंड पॉइंट एक्सटर्नल फीचर में, ये जो होते हैं छोटे जानवर होते हैं, बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे, यूजुअली 5 से 8 सेंटीमीटर का होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 8 सेंटीमीटर का होगा। अब तुम मान के चलो 8 सेंटीमीटर। अब तुम्हारा जो बचपन में स्केल यूज करते थे घर में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मैथ बनाते टाइम, तो वो जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। अब उससे भी छोटा 8 ही सेंटीमीटर का है ये। सोच रहे हो कितना छोटा होगा ये जानवर? तो बहुत ही छोटा होता है ये जानवर, और इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड मतलब लंबा, इलोंगेटेड मतलब लंबा। देखो ना, ये लंबा नहीं है ना, लंबा, इलोंगेटेड है। चलो, तो ये फीचर्स है। थर्ड फीचर्स देखो एक्सटर्नल फीचर का, बॉडी जो होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, मतलब एक तरीके से होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, एंड कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ये माउथ वाला रीजन, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एनस वाला रीजन। ठीक है, और इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होने के कारण इनको हेल्प मिलता है क्या करने में? बोरोइंग, गड्ढा करने में। वो जो मड था, ठीक है, सैंड था, सैंड में ये लोग घुसते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, और बॉडी स्ट्रीमलाइन होने के कारण इनको स्विमिंग में भी हेल्प मिलता है। ठीक है, और इनका जो बॉडी होता है, एम्फियोक्सस का जो बॉडी होता है, लेटरली कॉम्प्रेस्ड होता है। लेटरली अब तुम देखोगे ना तो एकदम चपटा लगेगा दिखने में, एकदम पतला। लेटरल व्यू अगर देखते हो तो ऊपर से देखोगे तो चौड़ा लगवे करेगा, लेकिन लेटरल साइड व्यू देखोगे ना भाई, साइड व्यू देखोगे तो लगेगा इतना पतला जानवर, बहुत पतला होता है दिखने में। तो लेटरली कॉम्प्रेस्ड होता है, चपटा टाइप का होता है, चपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके। चलो, और भी पॉइंट्स हैं जिसको एक एक करके देखते हैं। बॉडी डिवीज़न अब करते हैं। ठीक है, इनके बॉडी का एक्सटर्नल फीचर्स तुमने बहुत देखा, अब इनके बॉडी को डिवाइड करते हैं, बॉडी डिवीज़न समझते हैं। ठीक है, इनके बॉडी को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है? माउथ पार्ट वाले रीजन, एनस वाले रीजन एंड बीच वाला रीजन। तो इनके बॉडी को जो है टोटल 2 ही पार्ट में तुम डिवाइड कर सकते हो। इनके बॉडी को 2 पार्ट में डिवीज़न किया जा सकता है, एक तो ट्रंक वाला रीजन एंड दूसरा टेल वाला रीजन। बॉडी डिवीज़न जो होगा तो आप एग्जाम में लिखेंगे, द बॉडी ऑफ द एम्फियोक्स इज डिवाइडेड इनटू ओनली 2 पार्ट्स, वन इज ट्रंक एंड द सेकेंड इज टेल। तो बॉडी डिवीज़न 2 ही पार्ट में किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, अब टेल कहाँ पे होगा यार? कॉमन सेंस है ना यार, एंटीरियर वाले रीजन में होगा कि पोस्टीरियर वाले रीजन में? तो बोलेंगे सर एंटीरियर वाले रीजन में माउथ होता है, ना कि टेल। तो टेल जो होता है हमेशा पोस्टीरियर वाले एंड पे होता है। तो वही वाली बात लिखी गई है, टेल्स आर प्रेजेंट्स ऑन द पोस्टीरियर एंड एंड इज मोर टैपरिंग इन नेचर। ये टैपरिंग इन नेचर होता है इनका जो टेल होता है, एंड पॉइंटेड दैन इंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड से जो ऊपर वाला एंड है वो भी पॉइंटेड है, नीचे वाला भी एंड भी पॉइंटेड है, लेकिन नीचे वाला एंड ज़्यादा पॉइंटेड है, ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, नीचे वाला जो स्नॉट होता है, और स्नॉट मतलब पॉइंटेड एज, तो पॉइंटेड एंड नीचे वाला ज़्यादा पॉइंटेड होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर एंड वाला। ठीक है, तो पोस्टीरियर एंड वाला ज़्यादा पॉइंटेड होगा एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर एंड वाला। ओके, और इनके नीचे ओरल हुड्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी याद रखना। चलो अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो ये तो हुआ टेल के बारे में। अब बॉडी का दूसरा पार्ट ट्रंक। ट्रंक जो पेट वाला रीजन्स होता है, सब इंटेस्टाइन एंड जितना भी होता है वो ट्रंक वाला रीजन होता है। तो ठीक है, चूँकि एक बहुत बड़ा बात, इसको हमने 3 पार्ट में क्यों डिवाइड नहीं किया, 2 ही पार्ट में क्यों डिवाइड किया? इसको हेड भी तो लिख सकते थे, हेड फिर ट्रंक फिर टेल। तो हेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनके पास हेड होता ही नहीं है। दैट्स वाई एम्फियोक्सस डजंट हैव हेड। ठीक है, हेड इनके अंदर एब्सेंट होता है, हेड्स आर मिसिंग।
इनके हेड नहीं होते हैं। ओके, ध्यान देना। अब इनका ट्रंक वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये तो पोस्टीरियर रीजन था आपका, पोस्टीरियर रीजन में एनस वगैरह आ जाता है। अब ये जो ऊपर वाला पोस्टीरियर रीजन के ऊपर एंड जितने भी हैं यहाँ तक सब ये होते हैं ट्रंक वाला रीजन। अब ट्रंक वाले रीजन में क्या क्या होता है वो देखो, ठीक है, देख रहे हो कितना छोटा छोटा मैंने लिखा है। ट्रंक वाले रीजन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, माउथ, एट्रियोपोर एंड एनस। ट्रंक वाले रीजन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक माउथ, ठीक है, दूसरा एट्रियोपोर एंड थर्ड इज एनस। तो ये जो हैं तीनों, एनस को पोस्टीरियर और एंड में मत रख देना, ठीक है, सॉरी अगर मैंने बोल दिया हो पीछे तो। एनस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रंक, चूँकि ये पोस्टीरियर एंड में है नो डाउट, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रंक नॉट टेल। टेल तो यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बॉडी डिवीज़न देख रहे थे। बॉडी डिवीज़न में देखा इनके बॉडी पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वन इज़ टेल वाला रीजन एंड सेकेंड इज़ ट्रंक वाला रीजन, ठीक है। अब टेल वाले रीजन जो होता है, इनमें तो टेल ही होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। ट्रंक वाले रीजन को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, 3 डिवीज़न है। एक तो एनस, यहीं से तो खाना निकलता है, खाना बचता है जो एनस। एंड पहला है हेड नहीं माउथ, हेड तो इनके अंदर होता नहीं है, गलत है, तो माउथ, यहीं से तो खाना खाओगे। एंड सेकेंड वाला जो है एटीरोपोर, ये 3 इनके जो है ना फर्दर डिवीज़न है ट्रंक के। वही वाला देखो 3 डिवीज़न किया है, माउथ, एटीरोपोर एंड एनस, ठीक है। ये हुए, ऐसे ही एग्ज़ाम में तुम पैराग्राफ बना के लिख लेना। ये तो मेरा शॉर्ट नोट्स है, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। अब इनके अंदर फिन्स भी प्रेजेंट होता है, फिन्स, ठीक है, जैसे मछली के अंदर भी फिन्स था, जैसे कि ये मछली है कोई, ठीक है। तो ये वाला जो ऐसे सैडेड रीजन होता है ये फिन्स कहलाता है, ये वाला जो रीजन होता है ये फिन्स कहलाता है, ये वाला जो रीजन्स होता है ये फिन्स कहलाता है। तो ये भी एक्सटर्नल फीचर में आ जाता है फिन्स, तो फिन्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो एम्फियोक्सस में भी फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और कितने फिन्स प्रेजेंट होते हैं? 3 तरह के फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ख़ास बात ये, इनके जितने भी फिन्स प्रेजेंट होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, मतलब जोड़े में नहीं पाए जाएंगे, पेयर में नहीं पाए जाएंगे, अनपेयर्ड पाए जाएंगे। तो इनके टोटल 3 टाइप के फिन्स इनके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, एंड तीनों के तीनों अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। देखो 3 टाइप जो हैं, तीनों टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ डॉर्सल फिन्स, सेकेंड इज़ कॉडल फिन्स एंड थर्ड इज़ वेंट्रल फिन्स। ये 3 फिन्स है। अब इनके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, डॉर्सल फिन्स आर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, वेंट्रल फिन्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉडल फिन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दैट। ओके, सो ये हैं 3 टाइप ऑफ फिन्स आर प्रेजेंट ऑन इस बॉडी। तो ये एक्सटर्नल फीचर्स में आ जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन समझ लिए। सेल डिवीज़न एक सेपरेट टॉपिक लिख लेना और उसको एक्सप्लेन कर देना सबको, ठीक है। सबको बता देना माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है कि या पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है, वेंट्रली या डोर्सली, सब कुछ एक्सप्लेन करना है, घर में जाके खुद से नोट्स बनाना है, ठीक है। जैसे कि माउथ का देख लो, माउथ जो है एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, ओके। एंड ये डोर्सली प्रेजेंट है या वेंट्रली, तो इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, डोर्सली नहीं, वेंट्रली। तो डोर्सो वेंट्रल भी कह सकते हो शॉर्ट में, डोर्सो वेंट्रल मतलब डोर्सल भी है वेंट्रल भी है, तो डोर्सो वेंट्रल इनका माउथ होता है, ठीक है। दैट्स इट। ऐसे करके एटीरोपोर के बारे में भी बता देना, एनस के भी बारे में बता देना, पैराग्राफ लिख लेना कॉपीज़ में, ठीक है। तो इनके फिन्स के बारे में मैंने पढ़ा। इनके फिन्स 3 तरह के होते हैं, तीनों के तीनों अनपेड होते हैं। 3 तरह के होते हैं, कौन कौन? डोर्सल, वेंट्रल एंड कॉडल फिन्स, ओके। अब देखो
कुछ कुछ पढ़ लेते हैं डॉर्सल फिन्स के बारे में। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के नहीं, इसीलिए कुछ कुछ ही पढ़ो। तो यहाँ पर देखो डॉर्सल फिन्स जो होता है वो पूरे जितना बड़ा ट्रंक होगा ना उतना बड़ा इनका डॉर्सल फिन होगा। इंटायर लेंथ ऑफ ट्रंक, समझ रहे हो, टेल छोड़ करके जितना जो पार्ट है वो ट्रंक कहलाता है और उतना इनका फैला हुआ होता है डॉर्सल फिन, इंटायर लेंथ ऑफ द ट्रंक, ठीक है। और ये फिन बाद में चल के ये कॉर्डल फिन्स में ज्वाइन कर जाता है। डॉर्सल फिन्स आर ज्वाइंड विथ कॉर्डल फिन्स, ओके। उसके बाद देखो वेंट्रल फिन्स का जब केस देखते हैं तो वेंट्रल फिन्स कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो ये जो है ना मिड वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है, मिड वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। अब मिड वेंट्रल रीजन क्या, कौन सा रीजन है भाई, नाम से समझ में आ रहा होगा, मिड वेंट्रल। मिड वेंट्रल, वेंट्रल का जो मिड वाला रीजन है, बीच वाला, ठीक है, बीचों बीच, उसको बोलते हैं मिड वेंट्रल। तो बोला ना ये बीच में कॉर्डल फिन प्रेजेंट होगा और सॉरी कॉर्डल तो बीच में है ही, ये मिड वाला जो है वेंट्रल वाला जो है वो मिड वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल। साथ ही साथ कॉर्डल फिन्स अप टू द एटीरोफोर, ये कॉर्डल फिन्स से ये जुड़ा हुआ रहता है एंड एटीरोपोर तक ये जाता है। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, कॉर्डल फिन से एटीरोपोर तक इनका रहता है लेंथ, जो कि एटीरोपोर ट्रंक में जाके ख़त्म होता है, ठीक है। स्लाइटली वाइडर दैन डॉर्सल फिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो इनके 3 टाइप के फिन्स थे, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन्स, जिनमें से सबसे ज़्यादा वाइडर जो होता है, सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन डॉर्सल से ज़्यादा वाइडर होता है वेंट्रल, ठीक है। वही वाला लाइन लिखा है, स्लाइटली वाइडर दैन डॉर्सल फिन्स, वेंट्रल फिन्स आर स्लाइटली वाइडर दैन डॉर्सल फिन्स, दैट्स ओके। अब देखो डॉर्सल फिन्स एंड वेंट्रल फिन्स बोथ, दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो होता है इंटरनली सपोर्टेड बाय अ स्मॉल रेक्टेंगुलर फिन रे बॉक्सेस, ठीक है। डॉर्सल फिन्स एंड वेंट्रल फिन्स को जो इंटरनल बॉडी है, बॉडी के अंदरूनी वाला जो पार्ट है, वहाँ पे जब तुम देखोगे अंदर में स्कैन करके तो तुमको पता चलेगा कि डॉर्सल फिन एंड वेंट्रल फिन्स को सपोर्ट कर रहा है कोई ना कोई, और सपोर्ट करने वाला जो है वो फिन रे बॉक्सेस है। ये फिन रे बॉक्सेस जो है क्या करता है, डॉर्सल फिन्स एंड वेंट्रल फिन को सपोर्ट करता है इंटरनली सपोर्टेड बाय स्मॉल रेक्टेंगुलर फिन रेज दैट आर फिन रे बॉक्सेस दैट आर नोन एज फिन रे बॉक्सेस, फिन रे बॉक्सेस, समझ रहे हो। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हो गया ये वाला पार्ट, लाइन देखो, 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रंक, 2/3 ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रंक इज दिस टाइप ऑफ चीज़, ओके। मतलब देखो ट्रंक मान के चलो 3 है, 3 हिस्सा में 2 हिस्सा यही सब रहता है, मौजूद रहता है, क्या, फिन्स वगैरह। 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रंक इज कवर्ड विथ फिन्स। ओरल वुड एटीरोपोर, ठीक है। माउथ वाले रीजन में जो होता है, माउथ इज सराउंडेड बाय ओरल वुड्स, ओके, ये भी याद रखना। उसके बाद अब आगे लाइन देखते हैं बॉडी वॉल, ठीक है। हमने यहाँ पर इनके एक्सटर्नल फीचर्स देखा, एक्सटर्नल फीचर में इनके बॉडी के बारे में काफ़ी डिटेल से देखा, इनके बॉडी पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहले तो 3 पॉइंट करें, उसके बाद इनके एक और पॉइंट करा, फिन्स एंड फोल्ड्स के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद इनके बॉडी डिवीज़न हमने किया, इनके बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, टेल्स एंड ट्रंक। टेल्स जो होता है उसके बारे में लिख लेना, फिर ट्रंक के बारे में लिख लेना, एंड ट्रंक के फर्दर 3 डिविजन्स होते हैं, ये कर लेना, दैट्स इट, इतना ही करना होता है। उसके बाद आगे देखो, ये हुआ बॉडी डिवीज़न का बात। अब बॉडी वॉल, बॉडी पे वॉल तो प्रेजेंट होंगे ना, बॉडी ऐसे ही थोड़ी है छिलका टाइप का, उसमें कुछ बॉल तो होगा यार। तो बॉडी वॉल के बारे में अगर तुम पढ़ते हो तो क्या पाओगे, इनका जो बॉडी होता है वो इनके मसल्स के बारे में पढ़ो, सबसे पहले इसके स्किन्स के बारे में पढ़ो। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट, इसको ध्यान दो, स्किन जो होता है इनका पूरी तरीके से सिलिएटेड होता है इन यंगर वंस।
इनका जो बचवा होता है यंगर वन, जो हाल ही में पैदा लेता है, ठीक है, यंगर वंस, उनका जो पूरा का पूरा स्किन होता है सिलिएटेड होता है, मतलब पूरे स्किन पे सिलिया प्रेजेंस होते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये यंगर वन से जैसे ही एडल्ट में फेज़ में जाता है तो पूरे बॉडी पे, पूरे स्किन पे सिलिया प्रेजेंट नहीं होता है, एडल्ट फेज़ में कम जाता है, ठीक है। लेकिन इनके यंगर वन में पूरा का पूरा सिलिएटेड होता है, ओके, यंगर वन में सिर्फ, एडल्ट में नहीं, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ लिखा है यंगर वन के बारे में, एडल्ट के बारे में मैंने एक भी लाइन नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर यंगर वन में सिलेटेड होगा तो मेरे दिमाग में आएगा एडल्ट में क्या होगा, तो एडल्ट में नॉन सिलेटेड होगा, ठीक है। नॉन सिलेटेड कहना गलत है, मतलब सिलिया प्रेजेंट होता है एडल्ट में भी। तो एडल्ट में जो सिलिया प्रेजेंट होता है ना, वो खाने वाले मैकेनिज़्म, फीडिंग मैकेनिज़्म में ही काम आता है, बाकी नहीं। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना, सिलेटेड इन यंगर वंस बट सिलिया इज लेस प्रेजेंट इन एडल्ट वन, ठीक है। और इनका जो एपिडर्मिस होता है, डर्मिस मतलब स्किन वाला रीजन एंड एपी मतलब डर्मिस का सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो इनका जो डर्मिस होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला, इसको पैराग्राफ में लिखना जब भी आंसर राइटिंग करने जाओ एग्ज़ाम में या घर पे। तो इनका जो एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर का होता है, ठीक है, डबल लेयर नहीं होता है, सिंगल लेयर होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि इनका जो मसल्स होते हैं, मसल्स कल्चर, मसल्स के जो पढ़ाई को होता है, तो इनका जो मसल्स होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है, थिक। और डोर्सोलेटरल रीजन में जब तुम देखोगे ना तो इनका मसल जो होगा पूरा का पूरा एकदम थिक होगा, थिक, ओके, थिक होता है। और इनका जो, इनके बॉडी में वी शेप्ड मसल्स भी पाए जाते हैं, वी शेप्ड मसल्स भी इनके बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। वी शेप्ड मसल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन बॉडी एंड दिस टाइप ऑफ वी शेप्ड मसल प्रेजेंट इन एम्फियोक्सस इज नोन एज मायोमर्स, मायोमर्स या मायोटोम्स, ठीक है, मायोमर्स कहा जाता है इनको। वी शेप्ड बॉडी जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, देखो इनके बॉडी पे वी शेप्ड संरचनाएं पाई जाती है, मसल्स पाई जाता है वी शेप्ड का, उसी को मायोमर्स कहते हैं, मायोमेयर्स भी कहते हैं, या जो भी इसको पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये है, समझ गए। तो ये लाइन था। अब तुम इनके बॉडी वॉल को अगर तुम गौर से देखोगे किसी पिक्चर में, तो उनके बॉडी वॉल पे रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है, टू हैलो मेम्ब्रेनियस, टू हैलो खोखला मेम्ब्रेनस मेटाप्ल्यूरल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फोल्ड्स मतलब समझते ही होगे, घुमाव। तो इनके बॉडी पे ना दो बॉडी वॉल पे दो हैलो मेम्ब्रेनियस मेटाप्ल्यूरल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी पे, ये हेल्प करते हैं अगेन इन व्हाट, बोरोइंग, ओके, एंड बोरोइंग रैपिडली। जल्दी जल्दी अगर बोरोइंग करना हो, जल्दी जल्दी अगर सैंड को खोदना हो और उनमें घुसना हो रैपिडली, तो हम लोग इनके दो हैलो मेम्ब्रेनियस मेटाप्ल्यूरल फोल्ड्स होता है वो इसको बहुत हेल्प करता है। मान ले जाए कोई खतरा है, प्रेडेटर आ गया, तो इसको छुपना है, बचना है, तो जल्दी जल्दी करना है, तो जल्दी जल्दी करने के लिए ये टू हैलो मेम्ब्रेनियस मेटाप्ल्यूरल फोल्ड्स का हेल्प लेता है, ठीक है। एंड ये जो टू हैलो मेम्ब्रेनियस मेटाप्ल्यूरल फोल्ड्स है, ये जो होता है ना, ये कनेक्टेड बाई, देखो टू फोल्ड्स आर कनेक्टेड बाई बॉडी वॉल्स दैट इज एपिलियोस। दो, जब भी दो को, देखो इनके बॉडी में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो क्लियर है। अब जो फोल्ड्स है वो कनेक्टेड होता है किसी चीज़ से, तो दो फोल्ड्स आर कनेक्टेड बाई बॉडी वॉल, इनका दोनों का दोनों फोल्ड्स बॉडी वॉल से कनेक्टेड होता है, और उसको हम लोग कहते हैं इज नोन एज एपिलियोस, दैट्स इट, ओके। अब आप इनके स्केलेटन सिस्टम के बारे में समझते हैं, इनके बॉडी पे किस तरीके का स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है।
ठीक है। फिर आगे चल के जिनके सारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सब सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम। तो इनके बॉडी में जो है नोटोकॉड प्रेजेंट होती है एंड नोटोकॉड ही प्रेजेंट होती है ऑल ओवर लाइफ। परसिस्टेंट टाइप ऑफ नोटोकॉड आर प्रेजेंट इन एम्फियोक्सस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो नोटोकॉड है वो वर्टिब्रेट्स में नहीं बदलता है, तो नोटोकॉड्स प्रेजेंट होता है एंड कोर्डाटा डोर्सलिस भी कहते हैं इसको। चलो, इनका जो नोटोकॉड होता है वो लंबा होता है, क्योंकि इनका बॉडी लंबा है, इनका बॉडी लंबा है, तो ये वाला जो नोटोकॉड होगा ये भी तो लंबा होगा बीच में, तो बॉडी इज इलोंगेटेड एंड सो इसका नोटोकॉड इज ऑल्सो इलोंगेटेड, ठीक है। इनका जो नोटोकॉड होता है वो नैरो होता है, पतला होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, रोड लाइक बोलो या सिलेंड्रिकल लाइक को बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो इनका बॉडी शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल एंड रोड लाइक विथ टैपरिंग इंड्स, वो दोनों साइड टैपरिंग इंड्स होता है, ठीक है, नैरो होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है स्केलेटन्स के, नोटोकॉड्स के कुछ कैरेक्टर्स इतने हैं, लिख लेना पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है। और नोटोकॉड के ऊपर मान लीजिए ये नोटोकॉड है, नोटोकॉड के ऊपर ये जो रेड वाला मैं बना रहा हूँ वो नोटोकॉड शीथ कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? नोटोकॉड शीथ, ठीक है। तो नोटोकॉड के ऊपर सराउंडेड होता है नोटोकॉड शीथ, ठीक है, नोटोकॉड शीथ चारों तरफ, नोटोकॉड के चारों तरफ मौजूद होता है ये। उसके बाद एम्फियोक्सस के बॉडी में और भी बहुत तरीके के स्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नोटोकॉड के बारे में समझ लिए, बात ख़त्म। अगर अदर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, जैसे कि कितने टाइप के स्केलेटन्स और प्रेजेंट होते हैं। तो फिन रेस जो होता है वो भी स्केलेटन टाइप से, फिन रे बॉक्सेस, ये भी इनके बॉडी में स्केलेटन सिस्टम का एक हिस्सा है। ओरल रिंग्स, ये भी स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है। गिल्स रॉड्स, ये भी स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। एंडोस्टाइलर प्लेट्स, ये भी स्केलेटन टाइप का हिस्सा है। टफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, टफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी स्केलेटन सिस्टम का ही हिस्सा है, ठीक है। गिल रॉड्स जो होता है वो प्राइमरी गिल रॉड्स एंड सेकेंडरी गिल रॉड्स, इसके दो डिवीज़न है, प्राइमरी गिल रॉड्स एंड सेकेंडरी गिल रॉड्स, दैट्स इट, ओके। इनके बारे में हमने डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, ना कि एमएससी के। पढ़ेंगे आप जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने बस नोटोकॉड के बारे में डिटेल में पढ़ा, बाकी फिन रेस के बारे में, क्योंकि ये भी स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है, इसको डिटेल में भी पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ा। ओरल रिंग्स क्या होता है इनके बारे में नहीं पढ़ा। बस तुम लोग बस इतना ध्यान रखो कि ये सभी स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है और इनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नोटोकॉड के बारे में जो है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। नोटोकॉड का जो मैंने बताया, ये नोटोकॉड के जो ऊपर वाला ये रीजन होता है, सराउंडेड रीजन होता है, उसको नोटोकॉड शीथ बोलते हैं। नोटोकॉड शीथ का सबसे बड़ा काम होता है प्रिवेंट इन द शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को छोटा होने में जो प्रॉब्लम होता है वो उसको प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता है। मान ले जाए एम्फियोक्सस का बॉडी इतना है, उसको अगर इतना नहीं होना है ना, तो ये नोटोकॉड शीथ होना ज़रूरी है। अगर नोटोकॉड शीथ अगर बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो एम्फियोक्सस है वो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन चूँकि नोटोकॉड इनका बॉडी में प्रेजेंट होता है, नोटोकॉड शीथ इनके बॉडी पर प्रेजेंट होता है, तो ये बॉडी को शॉर्ट होने नहीं देता है, तो शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी का प्रिवेंशन करता है, ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया प्रिवेंट द शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी लेंथ, बॉडी का जो लेंथ है वो शॉर्ट करने में प्रिवेंशन करता है ड्यूरिंग द लोकोमोशंस, ठीक है। लोकोमोशन के टाइम पे क्या होता है, जब लोकोमोशन करता है कोई भी, तो बॉडी श्रिंक होता है, फिर फैलता है, श्रिंक होता है, फैलता है। लेकिन एम्फियोक्सस के केस में ऐसा नहीं होता है। एम्फियोक्सस के केस में नोटोकॉड शीथ प्रेजेंट होता है एंड दैट्स वाई ये शॉर्ट इनका बॉडी नहीं हो पाता है, बॉडी शॉर्टनिंग नहीं हो पाती है, ओके।
तो ये रहा कुछ और जनरल कैरेक्टर्स। पढ़ते हैं बॉडी के बारे में। बॉडी के अंदर इनके कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एम्फियोक्सस के बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है एंड इनके बॉडी के अंदर चूँकि कैविटी प्रेजेंट होती है तो इनका बॉडी जो होता है ट्रू सिलोमिक टाइप का होता है, मतलब सिलोमिक कैविटी आर प्रेजेंट इन बॉडी एंड इनका बॉडी टाइप जो होता है कैसा होता है, ट्रू सिलोमिक टाइप का होता है, ठीक है। आर्ट्रियल कैविटी भी इनके बॉडी में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आर्ट्रियल कैविटी, सिलोमिक कैविटी तो प्रेजेंट है ही, इसीलिए बॉडी ट्रू सिलोमिक है, लेकिन इनके बॉडी में आर्ट्रियल कैविटी भी होते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड्स। मेटाप्लूरल फोल्ड्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, इनके बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होता है 2 हॉलो मेम्ब्रेनस मेटाप्लूरल फोल्ड्स। उसी की मदद से ये आर्ट्रियल कैविटी बनता है। फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड्स, ठीक है। और इनके बॉडी पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रिंजियल गिल स्लिट्स। फ्रिंजियल गिल स्लिट्स ओपन इनटू एट्रियम। इनका जो गिल स्लिट्स होता है वो इनके बॉडी के एट्रियम पे जाके खुलता है एंड नॉट डायरेक्टली इनटू द एक्सटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इनका जो गिल स्लिट्स है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, ओपन कहाँ पे होता है। इनका गिल स्लिट्स है वो कहाँ पे जाके ओपन होता है, तो आप लोग बोलेंगे गिल स्लिट्स ओपन्स इनटू द आर्ट्रियम रीजन नॉट डायरेक्टली इन एक्सटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बाकी सभी कॉर्डेट्स में जो होता है वो एक्सटीरियर वाले रीजन ऑफ द बॉडी पे गिल स्लिट्स ओपन होता है, लेकिन एम्फियोक्सस के केस में गिल स्लिट्स एट्रियम में ओपन होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है, याद रखना। अब ये जो है जितने भी आप एम्फियोक्सस देखते हैं वो मूवमेंट कैसे करते हैं, चलते फिरते कैसे हैं, लोकोमोशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन या मूवमेंट कैसे करते हैं उनके बारे में समझो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो देखो ये चूँकि ये मैरीन वाटर एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो ये स्विम करना इनको आता है, ठीक है। और स्विम जो करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोटोम्स, काउस स्विमिंग, इनके मायोटोम्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मायोटोम्स आपस में, और उसी की मदद से ये स्विमिंग वाला जो मैकेनिज्म है, स्विमिंग वाला प्रोसेस जो है एम्फियोक्सस कर पाता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ना बॉडी में, मायोटोम्स में, मायोमर्स में, तो स्विमिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा, ओके। और ये मायोटोम्स क्या है मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कहाँ पे था, आई डिस्कस्ड अबाउट इट ऑलरेडी। जी हाँ, आप यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन, इनका मसल्स है मायोटोम्स, ठीक है। तो मायोटोम्स को हम लोग मायोमर्स भी कहते हैं, दोनों नाम सेम ही है, कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही नाम है, समझ रहे हो। तो ये जो है ना भाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोटोम्स या मायोमर्स भी कह सकते हो, तो इनके कंट्रैक्शन से ये स्विमिंग कर पाते हैं। और ये है क्या, ये मसल्स है बॉडी का, ठीक है। तो मसल कंट्रैक्शन भी कह सकते हो इसको, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़े थे इनके बॉडी का जो मसल्स था उनके बारे में, पढ़े थे कि नहीं, बोलेंगे हाँ, ये मस्कुलेचर पढ़े थे हम लोग मसल्स के बारे में, ये था, ये बॉडी मसल्स टाइप है, ओके। तो ये करता है, स्विमिंग करता है, इनका लोकोमोशन समझ गए कैसे होता है, स्विमिंग करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोटोम्स काउस। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो स्विमिंग होता है, तो ट्रांसवर्स मोशन, स्विमिंग जो होता है कैसे होता है, तो ट्रांसवर्स मोशंस ऑफ द बॉडी होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोटोम्स होने के कारण इनका बॉडी में जो होता है मूवमेंट होता है, ट्रांसवर्स मोशन टाइप ऑफ मूवमेंट होता है ऑफ द बॉडी, एंड उसकी वजह से ये अपना मूवमेंट एंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, समझ रहे हो पूरा मैकेनिज्म। सबसे पहले कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन होने के कारण इनका बॉडी जो है ट्रांसवर्स मोशन में बढ़ेगा, और ट्रांसफर मोशन करेगा, मोशन करने के बाद ये फिर चलना शुरू करते हैं, मतलब तैरना, चलेंगे तो नहीं, हाथ पैर थोड़ी इनका होता है, तो चलना शुरू नहीं, तैरना शुरू करते हैं, मूव इन डायरेक्शन। चलो ये हुआ इनके क्या, लोकोमोशन या मूवमेंट का बात, मूवमेंट लोकोमोशन समझ गए। तो ये वाला लाइन भी एग्जाम में ज़रूर लिखना। इनके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, एलोंगेटेड फिन्स सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है, एलोंगेटेड नहीं होता है, लेकिन फिन्स सिस्टम प्रेजेंट होते हैं।
और इलोंगेटेड फिन सिस्टम जो होता है क्या करता है, इनको हेल्प करता है मूव स्लो कंटिन्यूअस वेरी फास्ट। तो इनके फिन्स जो है ना, इनके फिन्स भी मदद करते हैं इनके मूवमेंट में, ये भी ध्यान देना बस। जैसे कि कॉर्डल फिन्स जो होता है, कॉर्डल फिन्स जो है क्या करता है, 3 टाइप के फिन्स हमने पढ़े थे ना, वेंट्रल फिन्स, डोर्सल फिन्स एंड कॉर्डल फिन्स। कॉर्डल फिन्स जो है ये भी मूवमेंट में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। कौन सा मूवमेंट में, तो ट्रांसवर्स मूवमेंट जो अभी हम थोड़ी देर पहले थे यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन के बाद होता है ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द बॉडी। तो ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द बॉडी में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, कॉर्डल फिन्स करता है, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद अब इनके अंदर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखते हैं। रक्त संचार जो प्रवाह होती है वो कैसे होती है, इनके अंदर खून कैसे बहता है इनके बॉडी के अंदर, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको बोल सकते हो या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हो, बात एक ही है। तो इनके अंदर जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है। एंड बहुत बड़ी बात यह है कि जितने भी एम्फियक्सस होते हैं उनके अंदर दिल प्रेजेंट नहीं होता है, हार्ट्स आर अब्सेंट, इनके अंदर हार्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है, क्लोज टाइप का, ओपन टाइप का नहीं होगा, ठीक है। इनके अंदर आर्ट, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर भी हार्ट है लेकिन एम्फियक्सस के अंदर हार्ट नहीं है, सिंपल सा बात। हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स हैं लेकिन एम्फियक्सस के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि इनके अंदर आर्टरीज ये है एंड वेन्स ये है, अलग अलग नहीं है। इनके अंदर सिंगल पाइप है इनके बॉडी के अंदर, उसी में जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज भी हैं, आर्टरीज वाला पाइप भी है एंड वेन्स वाला पाइप भी है ना, दोनों पाइप है। लेकिन जितने भी एम्फियक्सस हैं उनके अंदर ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, अलग अलग नहीं है। डिस्टिंक्शन मतलब अलग अलग। तो इनके जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो क्लोज टाइप होता है। क्लोज मतलब कोई पाइप में तो जाएगा भाई, कोई पाइप में जाएगा, लेकिन इनका जो डिस्टिंक्शन नहीं है, तो इनके 2 पाइप नहीं होंगे, मतलब आर्टरीज वेन्स का डिस्टिंक्शन नहीं होता, सिंगल पाइप होता है, इसी में खून इधर से उधर बॉडी में होते रहता है, सर्कुलेट, ठीक है। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि यहाँ पर लिखा गया नहीं है, मैं थोड़ा अपने तरफ से भी पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूँ, वो भी कॉपी में लिखते चलना, ठीक है, जो मैं खुद से बता रहा हूँ आपको। दैट्स इट। एंड तो ये रहा सर्कुलेटरी सिस्टम का बात, ये रहा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हेप्टिक पोर्टल सिस्टम जो होता है डेवलप होता है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये अलग से लिख लेना, सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट है। हेप्टिक पोर्टल सिस्टम्स आर डेवलप्ड इन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ओके, अब इनके बॉडी का रिस्पायरेशन देखते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम को समझा, उसके बाद हमने एक और सिस्टम को समझा, दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझते हैं। इनके बॉडी में रिस्पायरेशन, सांस लेने की जो क्रिया होती है कैसे होती है। तो जितने भी एम्फियक्सस होते हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो गिल स्लिट्स से सांस नहीं लेते हैं, ठीक है, क्लियर रहना, ठीक है। एम्फियक्सस का जो रिस्पायरेशन होता है उनके बॉडी के सरफेस से होता है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये बॉडी का इनका सरफेस है, ये बॉडी का जो सरफेस है इनके हेल्प से ही ये रिस्पायरेशन, सांस लेने की जो क्रिया होता है वो कर पाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये रहा, ठीक है, ये वाला लाइन एक्सीलरेट इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, ये इसका था। कॉर्डल फिन्स ट्रांसवर्स मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड अगर कोई इमरजेंसी है, कोई प्रेडेटर से, तो ये एक्सीलरेट भी कर सकता है कॉर्डल फिन्स ट्रांसवर्स मूवमेंट को, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम इतना ही था, बॉडी सरफेस से ये रिस्पायरेशन लेता है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड यकीन मानो आपके सिलेबस में एम्फियक्सस का डाइजेस्टिव सिस्टम एक सेपरेट टॉपिक है, अलग से पढ़ना है। तो इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में एक घंटे का वीडियो होगा, उसमें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट ट्रैक्ट होता है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट होगा। ट्रैक्ट मतलब रास्ता, इनका कंप्लीट ट्रैक्ट कहने का मतलब ये होता है माउथ से शुरू होना चाहिए और एनस पे ख़त्म होना चाहिए। ऐसे
डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, माउथ से शुरू होना चाहिए, माउथ से खाना खाओगे और इधर एनस पीछे से खाना निकाल दोगे, ये क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलो, ये पिक्चर्स हैं इनके, कुछ पिक्चर्स हैं इनके अंदर, ये पिक्चर्स को बना लेना। ठीक है, दोनों में से किसी एक पिक्चर को बना लेना। देखो ये जो है ना एक्सटर्नल फीचर्स को दिखा रहा है, लेकिन ये वाला पिक्चर है बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स को भी शो कर रहा है। बॉडी के अंदर ये सारे पार्ट्स इंटरनल पार्ट्स को भी शो कर रहा है एंड सब कुछ। तो दोनों पिक्चर आपके दिमाग में होने चाहिए और एग्जाम में भी दोनों पिक्चर बनाना है, इंटरनल फीचर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फीचर। जैसे कि देखो अभी लोग हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम ये रहा, देख रहे हो, ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमने आपसे ये भी कहा था शुरुआत के वीडियो की शुरुआत में, नोटोकॉर्ड के ऊपर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये रहा नोटोकॉर्ड एंड ये रहा नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये दोनों समझ रहे हो। और इनके देख लो कॉर्डल फिन्स का कहाँ पर लोकेशन है, क्योंकि टोटल 3 टाइप के फिन्स इनके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, तो सब कहाँ पे लोकेशन है वो भी देख लो। तो कॉर्डल फिन्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन क्या है, कॉर्डल फिन्स है। ठीक है, वेंट्रल फिन्स ये वाला रीजन है, वेंट्रल फिन्स आर दिस रीजन। एंड एक और रीजन था डॉर्सल फिन, डॉर्सल फिन्स आर दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डॉर्सल फिन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरे बॉडी में टेल को छोड़ करके, तो ये डॉर्सल फिन। तो सबका लोकेशन देख लो। नर्व कॉर्ड, ये ऊपर वाला नर्व कॉर्ड, नीचे वाला क्या होता है, नोटोकॉर्ड। इनके बॉडी पे रोस्ट्रम भी प्रेजेंट होता है, ये रोस्ट्रम। ठीक है, जस्ट कहाँ पे, एंटेरियर एंड पे रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है। देखो इनके बॉडी पे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये इनका माउथ है, यहीं से जाता है, खाना वगैरह खाता है, ये फिर यहाँ पर डाइजेशन करता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, क्योंकि तो डाइजेशन यहाँ पर पूरा करेगा, एनस से निकाल देगा। ठीक है, एटीरियल पोल, देखो यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग होता है, छोटा सा ऐसा ओपनिंग, यहाँ से निकलता है वाटर वगैरह, तो ये एटीरियल पोर है। ये गोनाड्स हैं, इनके बॉडी पे गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गोनाडक्ट्स जो होता है वो अब्सेंट होता है। डेट्स वाई ये गोनाड इनका कोई काम का नहीं है, मतलब इनका सेक्सुअल जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इनका रिप्रोडक्शन हमेशा एसेक्सुअल होता है। चलो, गिल स्लिट्स देख लो, ये जो ओपनिंग वाला रीजन है इनगोटेड, इसको बोलते हैं गिल स्लिट्स। देखो ये ऊपर वाला रीजन है, अब इसी को फाड़ करके अंदर वाला रीजन को देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये है। ठीक है, ये ऊपर वाला रीजन है, ये अंदर वाला रीजन है, तो ये गिल स्लिट्स है दोनों। ठीक है, इनके बॉडी पे विल्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, और जब हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे विल ऑर्गन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। यह जितना भी आप तुम देख रहे हो रेड कलर का पार्ट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा। टेंटिकल से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, विल ऑर्गन में जाता है, विल ऑर्गन के बाद गिल स्लिट्स में जाएगा, गिल स्लिट्स के बाद आपका गोनाड तो अलग चीज़ है, ये येलो वाला अलग है ना, तो ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है गोनाड। फिर ये यहाँ पे ये इंटेस्टाइन वाला रीजन होता है, इंटेस्टाइन में एंजाइम्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स वगैरह इनके खाना को पचाता उचाता है, ऑब्जॉर्व करता है, एनर्जी वगैरह ऑब्जॉर्व करता है। उसके बाद खाना उना पचने के बाद वो वेस्ट मटेरियल हो जाता है एनस से, फिर वो बाहर निकल जाता है। तो जितने भी रेड वाले रीजन हैं, ये दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा या फिर लैंसलेट्स। ठीक है, और यकीन मानो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स लिखने आते हैं, व्हाट इज़ विल ऑर्गन, व्हाट इज़ रोस्ट्रम, ठीक है, व्हाट इज़ एट्रियल पोर। तो इनके शॉर्ट नोट्स को भी देखेंगे अदर वीडियो में। आज ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं भाई। दोनों पिक्चर डायग्राम कॉपी में बना लेना एंड बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए एंड आप एग्ज़ाम में जाके अच्छा कर पाओ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।